ये इंडिया में गोरेपन से इतना ऑब्सेशन क्यों है? इंडियन स्किन इज ब्यूटीफुल, हमें एम्ब्रेस करना चाहिए। व्हाट इज द बिगेस्ट मिस इन्फॉर्मेशन और बिगेस्ट मिथ यू सी? सबसे बड़ी मिथ तो ग्लूटाथियोन को लेके। ग्लूटाथियोन इज अ फेयरनेस मॉलिक्यूल, इट्स लाइक अ मैजिक वॉन्ड कि एक बार घुमाया और गोरे हो जाओगे। सो बोटॉक्स फिलर्स तो सभी लोग करवाते हैं। ऑलमोस्ट हर किसी को कोई ना कोई स्किन प्रॉब्लम है, चाहे एक्ने हो, चाहे पोर्स हो, स्पॉट्स हो, सोराइसिस हो, डर्मेटाइटिस हो। 7 out of 10 females have PCOD. उसकी वजह से एक्ने, सो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल, योर मेंटल हेल्थ। सो अल्टीमेटली आपकी स्किन is related to how serious you are about your lifestyle. बट बहुत लोग बाहर हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और इवन एमबीबीएस डॉक्टर्स, बट वो क्लेम बहुत चीज़ें करते हैं। हर कोई स्किन गुरु बना हुआ है इंस्टाग्राम विदाउट इवन बीइंग क्वालिफाइड। Good morning, Dr. Sanchit. Welcome to the Supreet Singh Show. Thank you so much for having me here. And thank you for coming so early in the morning. You're most welcome. I guess I kind of forced you to have it early in the morning. I'm sorry if No, it it's was actually good inconvenient for you. Yeah. Because जब आप सुबह की चाय और सुबह के जो थॉट्स होते हैं वो पूरा दिन चलते हैं, एंड वी आर श्योर कि जो हम आपसे बात करेंगे ये पूरा दिन हमें एक तो रिफ्रेश भी रखेंगे और सोचने पे भी मजबूर करेंगे। Yeah, I hope so. और एक डॉक्टर की लाइफ बहुत बिजी होती है जी। स्पेशली व्हेन यू आर अ डॉक्टर जिसको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम से डील करना हो, एंड यू आर अ डर्मेटोलॉजिस्ट। हाँ जी। डर्मेटोलॉजी कोई क्यों चूज करता है? जब वो डॉक्टर एमबीबीएस करता है या एमडी करने जाता है, डर्मेटोलॉजी क्या वो ट्रिगर होता है कि जिसमें ध्यान जाता है कि डर्मेटोलॉजी लेनी है? जब हम एमबीबीएस कर रहे होते हैं तो हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हमें डिफरेंट प्रॉफ्स होते हैं, डिफरेंट ईयर्स होते हैं। तो उसमें हर ब्रांच हर ब्रांच के बारे में पढ़ना पड़ता है, चाहे वो सर्जरी हो, मेडिसिन हो, साइकाइट्री हो, स्किन हो। सो मुझे इस ब्रांच ने हमेशा से इंट्रीग किया है। और स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का, इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और मल्टीपल स्किन कंडीशंस होती हैं जिनके साथ पेशेंट्स आते थे हमारी ओपीडी में। सो मुझे हमेशा ही वो इंट्रीग किया है एज अ ब्रांच। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत एडवांसमेंट्स भी हो गई हैं स्किन ट्रीटमेंट्स को लेके। नॉट जस्ट कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी, वो एक अलग ब्रांच है जो आजकल बहुत पॉपुलर हो गया। बट क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी जो प्लेन स्किन और स्किन इश्यूज और एलिमेंट्स हैं, वो मुझे बहुत इंटरेस्ट करती थी और इंट्रीग करती थी। और अभी भी बहुत रिसर्च चल रही है बहुत ऐसी स्किन कंडीशंस पे जिनका मेडिकल साइंस के पास एक परमानेंट आंसर नहीं है। बहुत बहुत सी ऐसी स्किन कंडीशंस हैं जो क्रॉनिक हैं। सो इट्स ऑल्सो अ वेरी चैलेंजिंग ब्रांच। तो सो आई वुड लुक फॉरवर्ड टू ट्रीटिंग सच पेशेंट्स जहाँ ऐसी कोई क्रॉनिक कंडीशन है जिसके साथ वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है। और अगर आप ऐसे पेशेंट की हेल्प कर पाओ, सो डॉक्टर के लिए बहुत ग्रेटिफाइंग होता है। तो स्किन में ऐसी इश्यूज बहुत हैं। सो एक पॉपुलर ब्रांच तो है स्किन या डर्मेटोलॉजी, बट बहुत चैलेंजिंग ब्रांच भी है। योर फादर डॉक्टर तलवार इज ऑल्सो वेरी एमिनेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, तो वो भी एक इंस्पिरेशन रहती है जब फादर डर्मेटोलॉजिस्ट हो बचपन से आप देख रहे Definitely. I mean, I come from a family of doctors, so he's been there, as a great source of inspiration. So medicine has always been something that we've looked up to as children. वो तो था ही एक इंस्पिरेशन। बट अल्टीमेटली आपकी इनर कॉलिंग भी होती है जो आपको बोलती है, बिकॉज मेडिसिन ऐसी ब्रांच है जहाँ आप किसी को देख के घुस नहीं सकते हो। बहुत टफ ब्रांच है, बहुत टफ कोर्स है परस्यू करना। तो अल्टीमेटली जब तक अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आती या ड्राइव नहीं आती तो आप वो कर नहीं सकते, बिकॉज बहुत लंबी पढ़ाई है मेडिसिन की, एमबीबीएस है, फिर एमडी भी है। सो बट येस, माय फादर हैज़ बिन इंस्पिरेशनल, नॉट जस्ट एज अ डॉक्टर बट एज अ पर्सन इन माई लाइफ। सो वो तो बहुत बड़ा फैक्टर है ही। But otherwise, and he's not a dermatologist. He was an anesthesiologist, and then he shifted his branch to into aesthetics later on in life. So yeah,
I wanted to become a doctor for sure, and he was a big reason why. But then ultimately I also thought कि मैं इस ब्रांच में एक्सेल कर सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट और पैशन इसमें है. Yeah, it's my mistake. He's an anesthesiologist. Yes, but yes. he's quite renowned in the Yeah, he was the first practicing anesthesiologist in this part. तो तब कोई भी नहीं था. So he's done a lot of anesthesia, and he was at PGI previously. And he was the first to bring laser treatment in India. Yes. So when he switched, branches way back in '96, after that we took a franchisee of an Italian aesthetic clinic called Imaran Web, and that was one of the first franchisees that they gave in India. तो तब कोई aesthetic clinic का concept था ही नहीं. So he brought that concept to India, and like you said, the first laser hair reduction machine was bought by him, and there was a company called Team Laser. So उन्होंने जो पहला laser भेजा था इंडिया में, that my dad had kind of sourced. So laser hair reduction जो अब बहुत popular है, जो अब हर salon spa ने शुरू कर दिया करना, तो वो सबसे पहला लेज़र वो लेके आया था. अब इसी क्वेश्चन पे आएंगे. देखो, जैसे भी बात कर रहे थे हम ऑफ कैमरा, ऑलमोस्ट हर किसी को कोई ना कोई स्किन प्रॉब्लम है. हाँ जी. कुछ भी हो सकता है, चाहे एक्ने हो, चाहे पोर्स हो, स्पॉट्स हो, सोराइसिस हो, डर्मेटाइटिस हो, एक्जिमा, व्हाटएवर वी कॉल अबाउट. हम अभी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने से थोड़ा घबराते हैं और खुद इलाज बहुत करते हैं. नहीं तो वी गो टू अदर प्लेसेस, जो नहीं तो लोग सैलून में जाके फेशियल करा लेंगे, बट डर्मेटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाएंगे. ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और आई थिंक आपके चैनल के थ्रू मैं मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि ऐसे मत करो. आपको एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल देता हूँ. फंगल इन्फेक्शंस, जिसको हम हिंदी में दाद बोलते हैं, दाद, खाज, खुजली, सो वो इतनी कॉमन चीज़ है एक फंगल इन्फेक्शन, बट आजकल वो ट्रीट करनी डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो गई है. उसका प्राइमरी रीज़न ये है कि जैसे आपने बोला, जब किसी पेशेंट को कोई फंगल पैच होता है तो वो उठ के डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाता है, वो अपने नियरेस्ट केमिस्ट के पास चले जाता है और उसको बोलता है कि भैया मेरे को ये हो रहा है, और केमिस्ट उठा के उसको एक ओवर द काउंटर क्रीम दे देता है जिसमें स्टीरॉयड भी होता है, एंटी फंगल भी होता है, एंटीबायोटिक भी होता है, सब कुछ ही होता है. इट्स अ कॉकटेल. ठीक है. तो वो लगा के पेशेंट तब के लिए तो ठीक हो जाता है, बट अल्टीमेटली उसको रेजिस्टेंस हो जाती है. तो वो फंगल इन्फेक्शन जो प्रीवियसली बहुत आसान थी हमारे लिए ट्रीट करनी, अब वो इतनी मुश्किल हो गई है बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रेजिस्टेंस बिल्डअप हो गई है. लोगों ने स्टीरॉइड्स लगा के अपनी स्किन ख़राब कर ली है. तो फंगल इन्फेक्शन में अगर आप स्टीरॉइड देते हो तो थोड़ी देर के लिए वो मास्क हो जाती है फंगल इन्फेक्शन, बट अल्टीमेटली वो और बुरी तरह वापस आती है. सो इट इज़ जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल हाउ नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ और लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन पार्ट ऑफ द पेशेंट की वजह से ये अब इतना बड़ा चैलेंज हो गया हमारी ब्रांच के लिए टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन. सेल्फ मेडिकेशन बहुत ही ख़राब है, और हमारी ब्रांच में बहुत कॉमन है बिकॉज स्किन को लोग एक कोई इमरजेंसी ब्रांच लेके नहीं चलते हैं कि आज अगर हो भी गया है कोई फंगल पैच तो कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक. पहले तो लोग इग्नोर करते हैं, और फिर जब वो ठीक नहीं होता है तो वो किसी भी केमिस्ट से जाके कोई ट्यूब उठा के ले आते हैं. मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, मैं खुद पे ही आ रहा हूँ. आई वाज नेवर टेकिंग केयर ऑफ, जैसे प्रॉपर होता है ना कि स्किन केयर पे या फिर हेयर केयर पे पहले नहीं ध्यान देता था. बट वो एक गलत आपकी बॉडी एट अ लेटर स्टेज व्हेन यू स्टार्ट एजिंग अप, थोड़ी एज जब होती है तो देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट ये अब चीज़ खराब हो रही है. एंड दिस इज द फेस ऑफ द बॉडी. और एक आपकी बॉडी का जो एक होता है ना कि आईना, वो आपकी स्किन होती है. जैसे आप बता रहे थे कि अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो अंदर कुछ खराब है. तो अगर यहाँ कोई दिक्कत है तो उसको अगर चेक नहीं रखेंगे तो अंदर भी सही नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ गलत है तो अंदर भी गड़बड़ है. बिल्कुल. और जब से यहाँ पे ध्यान देना शुरू किया है स्किन पे और बाकी चीज़ों पे, तो अंदर चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि उसका गट से ही निकल रहा है सारा कुछ. करेक्ट.
तो एक बहुत पॉपुलर सेइंग है, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड. आई वुड ऑल्सो अटैच हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड हेल्दी स्किन. जो आपकी स्किन है वो एक्सटेंशन ऑफ योर सिस्टम, इट्स अ मिरर ऑफ योर सिस्टम. तो अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं है या कोई पार्ट है ऐसा या ऑर्गन है जिसकी हेल्थ ठीक नहीं है, सो इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर स्किन. वो आपकी स्किन पे शो करेगी, दिखेगा. तो ये स्किन को आप इंडिविजुअली ट्रीट नहीं कर सकते और अपनी बॉडी को निगलेक्ट नहीं कर सकते. सो इट इज़ अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट. आपको दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है. सो अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, अगर आपका स्लीप पैटर्न ख़राब है, अगर आप पानी कम पी रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट होती है. जैसे बोला जाता है कि पानी ज़्यादा पियो. जैसे आपने भी 2-3 बार पहले भी बात की है कि पानी पीना बहुत इम्पोर्टेंट है. करेक्ट. कितना पानी पीना इम्पोर्टेंट होता है? सी इट डिपेंड्स ऑन द वेदर ऑल्सो, बट अगर आप एक पैरामीटर रख लें तो 2 से 3 लीटर पानी या अराउंड 8 to 10 ग्लासेस तो पीना ही चाहिए रोज़. इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हो. अगर आप ऐसे वेदर में हो जहाँ बहुत ह्यूमिडिटी है, यू स्वेटिंग अ लॉट, या आप ऐसे प्रोफेशन में हो वेयर से इफ यूर एन एथलीट, तो उसके लिए 2 से 3 लीटर बहुत कम है. आपको उससे डबल कंज्यूम करना पड़ेगा. बट फॉर अ लेमैन, फॉर एन एवरेज पर्सन, 2 से 3 लीटर पानी ठीक है. जैसे हेल्दी हम बॉडी माइंड और स्किन, ये स्किन इज इम्पोर्टेंट. आजकल स्किन केयर बहुत इन वर्ड है. करेक्ट. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. इवन मेन हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट. यस. बट जितनी बात हो रही है उतने मिथ्स भी आ रहे हैं. बिल्कुल. उतनी मिस इन्फॉर्मेशन भी है. व्हाट इज द बिगेस्ट मिस इन्फॉर्मेशन और बिगेस्ट मिथ यू सी आज की डेट में स्किन केयर को लेके? आजकल सबसे बड़ी मिथ तो ग्लूटाथियोन को लेके, कि ग्लूटाथियोन इज़ अ फेयरनेस मॉलिक्यूल. इट्स लाइक अ मैजिक वॉन्ड कि एक बार घुमाया और आप गोरे हो जाओगे. ठीक है. सबसे पहला मिथ ग्लूटाथियोन को लेके. तो ये ग्लूटाथियोन एग्जैक्टली क्या करता है? थोड़ा सा. ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट है. अब मैं एंटीऑक्सीडेंट को अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करके एक्सप्लेन करूँ तो एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली जो हमारी स्किन में डैमेज होता है, चाहे वो पोल्यूशन की वजह से हो, स्ट्रेस की वजह से हो, तो कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं ब्लड में. ठीक है. तो उसकी वजह से बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती है. आपकी ऑर्गन हेल्थ भी, आपकी स्किन हेल्थ भी, आपकी हेयर हेल्थ भी. तो उसको काउंटर करने के लिए देयर आर एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स. सो वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स इज ग्लूटाथियोन. One of its actions is that it is also a demelanizing agent. Demelanizing agent का मतलब आप मेलेनिन की क्वांटिटी या पिगमेंटेशन आपकी स्किन में कम कर देता है. There are melanin forming cells in the skin, जिनकी वजह से मेलेनिन एक पिगमेंट है. जो हमारी स्किन का कलर है वो मेलेनिन की वजह से है. जो सेल्स फॉर्म करते हैं मेलेनिन, उनको हम मेलेनोसाइट्स बोलते हैं. सो बेसिकली टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो मेलेनिन प्रोडक्शन भी कम करता है. वो उसका एक छोटा सा और फंक्शन है. मतलब मेन वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हटाता है. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है. बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत वेल रिसर्च्ड है. बट लोगों ने इसका बस ये जो डीमेलेनाइजिंग इफेक्ट है उसको इतना एम्पलीफाई करके, बड़ा करके उसको एक फेयरनेस मॉलिक्यूल बढ़ा दिया. तो अब वो आईवी ड्रिप्स इतनी पॉपुलर हो गई हैं कि सेंटर्स खुल गए हैं खाली आईवी ट्रीटमेंट्स के लिए. आपने वो सीरीज देखी होगी मेड इन हेवन, उसमें एक पूरा एपिसोड है ऑन आईवी ग्लूटाथियोन. ब्राइड टू बी is going to get married in a couple of weeks, तो उसका ग्रूम बोलता है कि your complexion is a little dark, it's better that you take IV treatment of glutathione. ये इंडिया में गोरेपन से इतना ऑब्सेशन क्यों है? I mean it's very sad. I think Indian skin is beautiful. हमें embrace करना चाहिए rather than looking at European skin. I think Indian skin is much better texture wise. ठीक है. Europeans have a lot of I mean I don't want to kind of sound jingoistic, बट इट्स अ फैक्ट. स्किन कैंसर यूरोपियन स्किन या फेयर स्किन में ज़्यादा है. फ्रिकलिंग, हाइपरपिगमेंटेशन ज़्यादा है. ठीक है. मेलानोमा ज़्यादा हैं, BCCs कैंसर ज़्यादा हैं. सो फेयर स्किन इज़ जस्ट दैट, आई मीन अनफॉर्चुनेटली जैसे हम वेस्ट की तरफ देख के बहुत चीज़ों को एप करते हैं, वैसे फेयर स्किन इज़ अ फैसिनेशन फॉर सो मेनी पीपल. आई थिंक वन शुड एम्ब्रेस देयर स्किन कलर. आई थिंक इंडियन स्किन टाइप इज़ वेरी ब्यूटिफुल. इट्स जस्ट दैट you need to be the best version of yourself. जो आप जिसके साथ पैदा हुए हो, जिस स्किन टाइप के साथ, उसको अगर आप अच्छे से मेंटेन कर लें और वैसी ही स्किन रख लें थ्रू आउट योर लाइफ,
वही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। और आप प्रैक्टिकली बताएं जेनेटिक्स को आप कैसे ऑल्टर कर सकते हो। इफ़ सुप्रीत इज बॉर्न विद अ सर्टेन स्किन टाइप और अ फोटोटाइप, फोटोटाइप का मतलब है कि कम्प्लेक्शन आपका ए कम्प्लेक्शन है आपका, ठीक है। अब आप पैदा ही ए कम्प्लेक्शन के साथ हो जेनेटिकली, तो आपका ए से जी कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई बॉर्न स्वादी है या उसका कम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है, उसकी वो जेनेटिक्स डिटर्मिन करते हैं कि आपका स्किन का कम्प्लेक्शन कैसा है, आपका पेरेंट्स या आपके जो भी उनके पूर्वज हैं उनका कैसा था, वही मैनिफेस्ट करता है आपकी स्किन में। तो अगर आपकी जेनेटिकली आपका एक कम्प्लेक्शन टाइप है तो आप उससे ज़्यादा फेयर तो हो नहीं सकते हो। तो अगर मेरे पास एक 18 साल का पेशेंट आ रहा है सेइंग कि मुझे फेयर होना है, तो मैं उसको बोलूँगा फेयर इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म। आई कैन मेक योर कम्प्लेक्शन मच बेटर देन वॉट इट इज़ राइट नाउ। आपका ऐसा हुआ है बिकॉज ऑफ फोटो डैमेज, सन एक्सपोजर, लाइफ मतलब स्टाइल। ओरिजिनल कम्प्लेक्शन पे आ जाएंगे। बिल्कुल, दैट इज़ द बेस्ट दैट यू कैन अचीव विथ थेरेपी। मतलब एक तरह से जैसे डी टैन भी होता है। करेक्ट। तो डी टैन मतलब जो टैन है वो निकाल रहे हैं हम, ताकि जो आपका ओरिजिनल कम्प्लेक्शन है वो आप गेन कर लो। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन, ये जो फेयरनेस क्रीम्स मार्केट होती हैं। बट वाई इट्स रॉन्ग टू मार्केट दीज एज फेयरनेस क्रीम्स, बिकॉज जो आम कंज्यूमर है वो देख के वो क्रीम उठाता है कि भाई मेरा कम्प्लेक्शन जो ही ड्रीम्स ऑफ अ सर्टेन कम्प्लेक्शन वो हो जाएगा लगा के। हमें जैसे होता है कि किसी गोरे को देख के हम बहुत परप्लेक्स्ड हो जाते हैं कि यार ये सुंदर है, या किसी कोई गोरा हो फेयर हो तो उसको बोल देते हैं ये सुंदर है। बट व्हेन वी सी समबडी अ लिटिल जैसे टैन या डार्क स्किन के साथ, तो उसको हम सुंदर नहीं बोलते। हाँ, उसके कहते फीचर्स अच्छे हैं पर रंग काला है, ये कई बार बोला जाता है। या गोरा काला बहुत ज्यादा होता है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, इंडिया में है, अब क्या कर सकते हैं, एज ओल्ड मिथ है कलर को लेके। सो अब तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत अवेयर हो गया है। लॉट ऑफ बिग स्टार्स हैव उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि हम ये एड्स नहीं करेंगे फेयरनेस क्रीम्स की या पर ऐसी कई चीज़ों कई की। बार हम कुछ एक्टर्स को भी देखा है कई कि कर जो रहे हैं। पहले थोड़े डार्क कम्प्लेक्शन होते थे पर बाद में थोड़े से फेयर दिखने शुरू हो गए। वो तो इज अ डिफरेंट थिंग। वो तो जब आप आई मीन नाउ यू आर इन दैट ब्रांच, स्क्रीन पे तो आप किसी के एब्स भी दिखा सकते हो, सिक्स पैक्स भी दिखा सकते हो। तो व्हाट दे लुक ऑन द स्क्रीन एंड हाउ दे लुक इन पर्सन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। मेरे सिक्स पैक दिखाने। दिखा सकते हैं। इट्स समथिंग हाँ जी। विच इज या बहुत चीज़ें हो रही हैं आजकल तो। यू आर अ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट। बहुत चीज़ें पूछने का मन कर रहा है, मैं यही से शुरुआत करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट है, हाँ, तो यू टेक केयर ऑफ स्किन, हेयर एंड नेल्स। करेक्ट। नेल्स भी अब वो सारा होता है। बिल्कुल। अभी इस समय जो प्रैक्टिस है, अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें, यू आर अ प्रॉपर एमडी एंड यू हैव डन फेलोशिप डर्मेटोलॉजी में, बट बहुत लोग बाहर हैं जो दे आर नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट और इवन एमबीबीएस डॉक्टर्स, बट वो क्लेम बहुत चीज़ें करते हैं जी। कि आप ये लो तो सही हो जाएगा, वो लो तो सही हो जाएगा। एक हायरलॉनिक ल्यूरोनिक एसिड है, वो उसकी इतनी हाइप रहती है, इतनी एड्स आती हैं। तो ये एक जब आप ऐसी चीज़ें देखते हैं तो व्हाट इज़ योर आपका क्या वो इंस्टिंक्ट आता है कि क्या कर रहे हो यार? एग्जैक्टली वही इंस्टिंक्ट आता है। बट अनफॉर्चुनेटली आजकल देयर इज अ बूम, आई मीन हर कोई स्किन गुरु बना हुआ है इंस्टाग्राम पे विदाउट इवन बीइंग क्वालिफाइड टू डू सो। एंड नाउ ये इतनी ब्लेटेंट और इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी ये प्रैक्टिस कि दैट आर बॉडी विच इज़ दी IADVL, उन्होंने एक कमिटी बनाई है अगेंस्ट क्वैकरी। सो ये सब लोग आर, इनके लिए एक टर्म है जिसको हम क्वैक्स बोलते हैं। सो दिस नाउ अ बॉडी कॉल्ड इंडियन डर्मेटोलॉजी अगेंस्ट क्वैकरी, IDAC. So we are acting against such self-professed gurus who are not even qualified. मतलब जिनके पास डिग्री तो छोड़ो, मतलब वो MBBS के आसपास भी नहीं है और वो स्किन गुरु बने हुए हैं। सो इट्स वो अनफॉर्चुनेट है। मतलब ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ बता सकते हो लोगों को, बट उनको मिसगाइड करना गलत है कि आप खुद को स्किन स्पेशलिस्ट बता के मार्केट कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ करा, उसका आप रिव्यू दे रहे हो, वो बात ठीक है,
कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया, मुझे अच्छा सूट किया, आप भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप उनके लिए गुरु बन जाओ कि अगर आपको ये कंडीशन है तो आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं विदाउट इवन बीइंग क्वालिफाइड टू डू दैट, वो गलत है। वो फिर आप यू मिसगाइडिंग पीपल, ठीक है, विदाउट इवन बीइंग क्वालिफाइड टू डू दैट। तो मेरा मानना ये है कि पीपल, और वो बढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर्स हैं ऐसे कंटेंट के। तो स्किन इज़ अ ह्यूज कंटेंट, स्किन केयर इज़ अ ह्यूज कंटेंट, तो तभी हर किसी इतने को सुंदर दिखना है। इतने कंटेंट क्रिएटर्स तभी आ रहे हैं। बट आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, कंटेंट क्रिएट करें, अवेयरनेस पैदा करें, बट मिसगाइड ना करें। पर अगर हम इतने कॉस्मेटिक्स अगर अपनी स्किन पे अप्लाई करें तो इज इट हेल्दी फॉर द स्किन? सी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक बेसिक स्किन रेजिमेन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप आपको पता होना चाहिए। वो कैसे और पता चलेगा? उसके लिए यू हैव टू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। आपको एक अपनी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, अपनी स्किन को असेस करवाइए। और देयर इज़ नॉट वन साइज दैट फिट्स ऑल। जो आपको सूट कर रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि इनको सूट करेगा या इनको सूट करेगा, ठीक है। सो इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्किन या टाइप्स। अगर कोई रेटिनॉल लगा रहा है तो सभी रेटिनॉल लगा रहे हैं? हाँ, तो वो वैसा नहीं हो सकता ना, दैट इज़ रॉन्ग। सो इसीलिए एक स्किन कंसल्टेशन, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं खुद स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, बट इन जनरल इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको पहले भी बोल रहा था, अगर किसी को हार्ट का इशू है तो यू गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट, राइट, यू डोंट गो टू अ कॉबलर। सो अगर किसी को स्किन का इशू है तो आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए, केमिस्ट के पास ना जाइए। जो बाकी फील्ड्स हैं, मतलब अगर देखेंगे डॉक्टर्स जो बाकी, उसको थोड़ा सा लोग सीरियसली ले लेते हैं, बट हाँ। व्हेन इट कम्स टू स्किन तो इसको थोड़ा ग्लैमराइज करके लिया जाता है। तो यू आर अ कॉस्मेटिक, यू आर अ क्लिनिकल एंड अ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट। करेक्ट। क्लिनिकली भी आप देखते हैं जो एक्सट्रीम सिचुएशंस, जैसे एक्ने आपने बताया, जी एक्ने, जी सोराइसिस एंड अदर प्रॉब्लम्स। जी। कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी कितनी डिफरेंट है क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी से? देखिए, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी ब्रांच ही अलग होगी ना। उसमें कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी का मतलब है हम कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कर रहे हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द स्किन और टू मेक यू लुक बेटर। उसमें एंटी एजिंग प्रोसीजर्स भी आ जाते हैं, जैसे बोटॉक्स हो गए, फिलर्स हो गए, थ्रेड्स हो गए, एंड देयर आर डिफरेंट मशीन्स ऑल्सो विच कम इन टू दैट ब्रांच फॉर वेरियस पर्पसेस। सो वो बिल्कुल डिफरेंट ब्रांच है एक। अभी इसी पे ही आते हैं। आर दीज फिलर्स हाँ। एंड प्रोसीजर्स सेफ? सी, फिलर्स मैं अच्छा कि आपने एक क्वेश्चन पूछा, बिकॉज इस पे बहुत लोगों को क्लैरिटी है ही नहीं। सबसे पहले तो फिलर 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 पता है लोगों को कि फिलर होता है कुछ, और ये भी पता है कि वो इंजेक्शन में आता है, ठीक है, बट ये नहीं पता कि उसके अंदर है क्या, वो करता क्या है, और वो यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं। हम फिलर्स यूज़ करते क्यों हैं? तो फिलर्स में बेसिकली उनको हम डर्मल फिलर्स बोलते हैं। तो फिलर्स में, उस फिलर के इंजेक्शन में एक मॉलिक्यूल है जिसको हम हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं। जो हाइलुरोनिक एसिड है वो हमारी स्किन का एक इंटेग्रल पार्ट है। वी आर बॉर्न विद हाइलुरोनिक एसिड इन आवर स्किन। हर एक की, जब हम पैदा होते हैं तब से लेके जब तक हम रहेंगे तब तक हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन का पार्ट रहेगा। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर स्किन। इट इज़ लाइक एक वो सीमेंट होता है जो आपकी स्किन को बाइंड करके रखता है, ठीक है ना। अगर आपकी स्किन एक बिल्डिंग है तो हाइलुरोनिक एसिड एक्ट्स एज अ सीमेंट, और वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो वाटर अब्जॉर्ब करके आपकी स्किन को वो मॉइस्चर देता है, वो ग्लो देता है, तो वो ठीक है। टेक्निकली जो हम फिलर्स जो जिनकी इंजेक्टेबल फिलर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें वो हाइलुरोनिक एसिड ही है बेसिकली। मतलब वो आपकी जो नेचुरल स्किन को ही क्या, मतलब वही स्किन को एक्टिवेट करता है या फिर कुछ नहीं, एक्स्ट्रा डलता है मैं उसमें? बताता हूँ। तो इसमें भी हाइलुरोनिक एसिड में भी स्किन बूस्टर्स होते हैं। जो आप बोल रहे हो, स्किन बूस्टर्स का वो काम है कि वो मॉइस्चर और ग्लो और देंगे आपकी स्किन को, बिकॉज डिहाइड्रेट हो जाती है स्किन बिकॉज ऑफ सन डैमेज, सन एक्सपोजर, या अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं, लाइफस्टाइल ख़राब है, डिहाइड्रेटेड हैं, तो उस केस में हाइलुरोनिक एसिड के स्किन बूस्टर्स आते हैं जो हम इंजेक्ट कर सकते हैं। जो फिलर्स हैं वो डिफरेंट हैं। फिलर्स अच्छा। बेसिकली, फिलर्स हम स्टैटिक लाइंस ऑन द फेस एंड डेफिशिएंसीज ऑन द फेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो Okay. जो फिलर्स हैं वो जैसे नेज़ोलेबियल फोल्ड्स हो गए या मेंटोलेबियल फोल्ड्स हो गए, मैं ज़्यादा टेक्निकली नहीं जाना चाहता, वो चीज़ें बहुत लोगों को समझ आएंगी नहीं, बट जो लाइंस आपके फेस में फिक्स्ड दिखती हैं
जैसे ये अंडर आई एरिया हो गया, टीयर ट्रफ हो गया, या आप किसी को जॉ लाइन कॉन्टोरिंग करवानी है, आजकल नोज रीशेपिंग भी कर सकते हैं हम फिलर से. तो इज इट सेफ इन अ वे, क्योंकि It आप is it is absolutely safe if it is done properly. So that is important. Who is doing it for you is important. If I am trained to do a filler injection as a dermatologist, then you're in safe hands. But if you're going to someone who's not even trained to do this, तो हम क्या करेंगे? तो मतलब उसमें कोई गारंटी नहीं है, because फेशियल एनाटमी बहुत कॉम्प्लेक्स है, कितनी ब्लड वेसल्स हैं, कितना वैस्कुलेचर है. तो अगर आप वो इंजेक्शन किसी गलत जगह पे लगा देंगे जहाँ लगाना नहीं चाहिए विदाउट प्रॉपर नॉलेज, तो ऑब्वियसली वो डैमेज हो सकता है टू द फेस. तो एक बार अगर किसी ने करवा लिया कोई ना कोई ऐसा प्रोसीजर अपने फेस पे, तो वो क्या लाइफ लॉन्ग करवाना पड़ता है? मजबूरी नहीं है. इट इज़ फिलर्स एक इलेक्टिव प्रोसीजर है. अगर मेरे पास कोई पेशेंट फिलर करवाने आ रहा है तो सबसे पहले, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उसको बताता हूँ कि ये फिलर है क्या चीज़ जिसके लिए आप आए हो. और फिलर की लाइफ होती है, जैसे अगर आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, इफ़ यू ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम, यू नो, डिहाइड्रेटेड, नॉट कंज्यूमिंग इनफ वाटर, तो वो 6 से 8 महीने में निकल जाएगा आपकी स्किन से. सो वो उसका इफेक्ट परमानेंट नहीं है. Certain cases it may last for 12 months, in certain other cases 24 महीने भी चल सकता है, 2 साल भी चल सकता है. सो वो लाइफस्टाइल पे भी आपके डिपेंड करता है. और ऐसा नहीं कि एक बार करवा लिया तो उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो. ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. बहुत पेशेंट्स ये भी कहते हैं कि एक बार आपने करवा लिया, उसके बाद योर स्किन गेट्स सो मच यूज्ड टू इट कि आप उसके बिना रह नहीं सकते. ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है. या फिर आप और सुंदर लगने लगे तो लोग इससे हाँ, सो वो साइकोलॉजिकली आप यूज टू हो जाते हो एक सर्टन लुक के, तो फिर वो आपका मन करता है कि मैं आई शुड, मैं दोबारा वैसा ही लगूं या वैसी ही लगूं. तो वो दैट इज़ अ मेंटल अ माइंडसेट. वो माइंडसेट है. बट आप, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने फिलर करवा लिया और वो चला भी गया आपकी स्किन से तो योर स्किन विल गेट वर्स देन व्हाट इट वाज प्रीवियसली. वो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. वो वहीं रहेगी जहाँ थी. इनफैक्ट 10-15-20% बेटर ही हो जाएगी. उसका रेजिडुअल इफेक्ट रहता है हमेशा, चाहे वो बोटॉक्स हो या फिलर्स हो. कुछ लोगों के सवाल रहते हैं और ये बहुत कॉमन रहते हैं. मतलब इवन व्हेन अगर हम कोरा पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी सवाल ऐसे मिलते हैं कि जैसे हमारा जो नेचुरल हमें भगवान ने जो सिस्टम दिया, अगर उसको हम थोड़ा हिलाए तो इज़ इट करेक्ट, या उसमें आपकी ओवरऑल जो एनाटॉमी है उस पर अफेक्ट तो नहीं पड़ता उस चीज़ का? सी, जैसे मैंने आपको बताया सुप्रीत, ये कोई परमानेंट प्रोसीजर्स नहीं है. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट बोटॉक्स और फिलर्स, खैर लोग तो अब सर्जरी करवाते हैं, राइनोप्लास्टी, सर्जिकल राइनोप्लास्टी, सर्जिकल फेसलिफ्ट करा देते हैं. जॉ लाइंस शार्प हो जाती है. करेक्ट, उसमें एनाटॉमी आपकी चेंज हो रही है. कई एक्टर्स को हम देखते हैं पहले कुछ और दिखते हैं. जी, फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत ही कॉमन है. सो बोटॉक्स फिलर्स तो सभी लोग करवाते हैं. इट्स फिल्म इंडस्ट्री, क्यों हम एक्टर्स की तरफ क्यों जा रहे हैं? बट आई मीन 3 out of 10 people that you would be meeting every day, उन्होंने करवाया हुआ है 3 out of 10? Yes, that's so common now. It's so common. I'm talking about kind of your kind of circle. ठीक है. So because sometimes we see and you don't come to know. हाँ, वो come to know भी कई बार लगता है इसने ऐसा क्या हो गया ये, मतलब ये और स्मार्ट और सुंदर हो रहे हैं लोग. ये कई बार हम देखते हैं. हर केस में वैसा नहीं होगा, बट बहुत कॉमन हो गया है. मतलब जो आप सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे हैं, इट्स बोटॉक्स एंड फिलर्स इज नो लॉन्गर सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट. नहीं, तो ये बहुत आजकल हर कोई करवा रहा है. वी डू इट प्री ब्राइडल ऑल्सो समटाइम्स. ओके. या तो ये जो बोटॉक्स है, तो जैसे मैंने आपको फिलर तो एक्सप्लेन कर दिया, सॉरी टू कट यू शॉर्ट. तो बोटॉक्स क्या है? बोटॉक्स एक न्यूरोटॉक्सिन है, बोटुलिनम टॉक्सिन, जो आपकी मसल्स, फेशियल एक्सप्रेशन की मसल्स को थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव कर देता है. तो जैसे आपकी जो लाइंस आ रही हैं, सपोज फोरहेड पे लाइंस हैं, या आपकी फ्राउन लाइंस हैं, या आपकी स्माइल लाइंस हैं जिसको हम क्रोज फीट बोलते हैं, तो ये आती क्यों हैं? बिकॉज आपकी जो फेशियल मसल्स हैं वो हाइपर एक्टिव है. हर एक का बोलने का तरीका, हंसने का तरीका अलग है. कई लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, उनकी लाइन ज़्यादा जल्दी अपेयर हो जाती हैं. कोई एथलीट्स होते हैं जो जिनका सन एक्सपोजर बहुत होता है, उनकी लाइंस बहुत जल्दी आ जाती हैं.
सो उनको केटर करने के लिए हम बोटॉक्स करते हैं। डायनामिक लाइंस और रिंकल्स के लिए हम बोटॉक्स इंजेक्शंस करते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया स्टैटिक लाइंस ठीक करने के लिए हम हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्ट करते हैं। सो ये बेसिक डिफरेंस हैं दोनों में। और बोटॉक्स लास्ट करता है 4 से 6 महीने, फिलर्स could last you anywhere between 12 to 24 months, but it depends on the amount of filler कितना इंजेक्ट किया है, और also लाइफस्टाइल कैसा है जिसमें इंजेक्ट किया है। इसमें एक्सट्रीम साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? आपने देखे होंगे कितनी सेलिब्रिटीज जिनमें जो जिनको सो कॉल्ड बॉच्ड केसेस बोलते हैं हम, साइड इफेक्ट नहीं है वो कि कॉस्मेटिकली आप बुरे लग रहे हो, यू कैन कॉल दैट अ पहले साइड अच्छे इफेक्ट। लगते थे, बाद में कुछ आप बुरे लग रहे कई हो, तो जोकर लगते हैं बाद पर में। हाँ वो आपका, अब वो उनका खुद का आउटलुक है। अगर XYZ एक्ट्रेस ने अपने लिप्स एक सर्टन वे में परसीव किए हैं कि उसको ऐसे चाहिए, और वो सपोज मेरे पास आती है कि डॉग आई वांट माय लिप्स टू बी लाइक दिस, मुझे ऐसे बना के दो आप, सो आई डू माई जॉब, ठीक है। अब अल्टीमेटली वो डक लिप्स लग रहे हैं, तो उसमें देखो एज एन इंजेक्टिंग डॉक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट को बताना कि आपके फेस प्रोफाइल पे शायद ये ठीक नहीं लगेगा, या इतना ही फिलर डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करते। बट अगर पेशेंट कहेगा कि नहीं मुझे और चाहिए, मुझे वॉल्यूम और चाहिए, मुझे लिप्स और बड़े चाहिए, तो आप बियॉन्ड अ पॉइंट आप उनको ना नहीं बोल सकते, आपको करना पड़ता है। सो दैट इज़ ऑल्सो प्रोफेशनल हैजर्ड, बट यू नीड टू समटाइम्स सबमिट टू द डिमांड्स ऑफ द पेशेंट। तो उस केस में भी कई बार होता है कि यू नो वो, पर आप पहले बोलते हो कि यार ये आप पे ठीक नहीं लगेगा, फिर हाँ, they get adamant कि यही चाहिए। यस। सो जो आपकी मसल्स और फेशियल एक्सप्रेशन है उनको थोड़ी देर के लिए न्यूट्रलाइज कर देता है बोटॉक्स। सो बोटॉक्स एक न्यूरोटॉक्सिन है, ठीक है। सो उसका इफेक्ट 4 से 6 महीने लास्ट करता है, और ये खाली कॉस्मेटिक रीजंस के लिए नहीं दिया जाता। देर आर लॉट ऑफ टिक्स एंड स्पाजम्स दैट न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स हैव, या हेमीफेशियल स्पाजम्स होते हैं, या ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है, Okay. उसमें भी न्यूरोटॉक्सिन बहुत सक्सेसफुल है। तो इसकी वो इंडिकेशंस भी हैं, इसके लिए भी पेशेंट्स आते हैं। और ऑब्वियसली कॉस्मेटिक इंडिकेशन तो जो आपकी फेशियल एक्सप्रेशन लाइंस हैं, आपकी फोरहेड लाइंस हैं, आपकी फ्राउन लाइंस हैं, आपकी क्रोज फीट हैं या स्माइल लाइंस हैं, उनको कम विजिबल करने के लिए भी बोटॉक्स दिया जाता है। बट इट इज़ एन एब्सोल्युटली सेफ इंजेक्शन। ऐसा साइड इफ़ेक्ट तो अगर इफ़ इट इज़ रॉन्गली इंजेक्टेड तो वो हर चीज़ का हो सकता है। Otherwise, if it is done by someone जो qualified है to do Botox, who's well versed with and who's done a number of patients, उसमें बहुत ही सेफ प्रोसीजर है एंड बहुत इफेक्टिव भी है, बहुत पॉपुलर भी है। एक डर्मेटोलॉजिस्ट में और एक कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट में कितना फ़र्क रहता है, एक प्लेन नॉर्मल क्लिनिकल? एक जो नॉर्मल हमारी जो डिग्री है वो डर्मेटोलॉजी, वेनेरियोलॉजी और लेप्रेसी की है, जो हमारी नेशनल मेडिकल काउंसिल की अप्रूव डिग्री है। तो एनी डर्मेटोलॉजिस्ट हु कम्स आउट ऑफ अ रिकग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज, उनकी डिग्री में आपको ये बेसिक चीज़ें दिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। बट ये जो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी है, ये एक बहुत नया तो नहीं मैं बोलूँगा, फिर भी रीसेंट दीज आर रीसेंट एडवांसमेंट्स इन डर्मेटोलॉजी। तो वो बहुत चीज़ें आपको मेडिकल कॉलेज में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता जहाँ आपको लेज़र्स भी मिलेंगे, बोटॉक्स फिलर्स भी करने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आप यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ थ्रू ट्रेनिंग्स, थ्रू फेलोशिप्स, थ्रू वर्कशॉप्स। तो दैट इज़ हाउ आपको इनकी नॉलेज आप गेन कर पाते हैं, फिर आप इंजेक्टेबल कर पाते हैं। अगर आप मेरी बात करें तो बिफोर डूइंग फिलर्स आई वेंट टू एम्स न्यू दिल्ली, अटेंडेड cadaveric workshops there, went to Singapore, did a cadaveric workshop there. Then I developed the confidence कि मैं अब इंजेक्ट कर सकता हूँ लोगों को, ठीक है। क्या ऐसे भी लोग हैं जो बिना ट्रेनिंग के भी ये कर रहे हैं? बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट भी है वो। तो उन लोगों से दैट इज़ वाई ये बैड माउथिंग हो जाती है कि फिलर सेफ नहीं है। फिलर्स करने वाला सेफ नहीं है बेसिकली। अच्छा, अगर सो एक्सपर्ट इफ़ यू आर नॉट, अगर आप इंजेक्शन किसी एक्सपर्ट से नहीं लगवा रहे हो तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो गलती हर एक से हो सकती है। इवन अ ट्रेन्ड डॉक्टर हु इज इंजेक्टिंग यू कैन मेक अ मिस्टेक,
बट उनमें फ़र्क ये है कि उनको पता है कि उस मिस्टेक को ठीक कैसे करना है. इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग, व्हाट टू डू. इफ़ अ फिलर इज डजंट गो वेयर यू वांट इट टू गो, उसको आप ठीक कर सकते हैं अगर आप ट्रेन्ड हैं टू टेक केयर ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो. बट जिनको वो पता ही नहीं है तो वो क्या करेंगे. तो हमारे पास बहुत ऐसे केसेस होते हैं जो कहीं और से करवा के गए होते हैं. वी हैव टू डू द डर्टी वर्क ऑफ करेक्टिंग द इशू. तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है. उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा दिक्कत आती है, बट वो हो जाता है. बट अनफॉर्चुनेटली जो जो प्राइमरी हमारा जॉब है वो छोड़ के हमें सेकेंडरी जॉब करना पड़ता है, द रिपेयर वर्क. वो इसलिए है बिकॉज इफ समवन इज इंजेक्टिंग फॉर अ लेसर अमाउंट, वो पैसे कम ले रहा है, तो पेशेंट्स उनके पास चले जाते हैं विदाउट इवन सीइंग हाउ क्वालिफाइड दे आर और व्हाट देयर डिग्री इज. अभी अगर हम जैसे बात कर रहे हैं कि इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, ये हम जैसे लोग भी आसपास 10 में से 3 लोग ऐसे ये प्रोसीजर्स करवा रहे हैं आपको. जी जी जी. बट व्हेन वी इस इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ये रेशियो किस लेवल पे होगा मतलब आपके हिसाब से? और आपका कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहोगे आप कोई? बहुत एक्सपीरियंसेस हैं बट आई कैन नॉट नेम दोज पीपल विदाउट नेमिंग ऑब्वियसली ऑन कैमरा. बट आई थिंक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शायद ही ऐसा कोई होगा जो ना करवाता हो. दैट आई कैन से इवन मेल एक्टर्स. या मेल्स फीमेल्स लाइक. ओके. या एंड कोई भी इंडस्ट्री ले लो, नॉट जस्ट दी इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, खाली बॉलीवुड, सो कॉल्ड बॉलीवुड नहीं, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, बिकॉज हम अभी यहाँ बैठे हैं तो मैं बोल सकता हूँ आपको, ऑलमोस्ट एवरी स्टार वर्थ देयर सॉल्ट उन्होंने कुछ ना कुछ तो करवाई होता. ओके. एल्स वो उस लेवल पे स्किन, तभी उनकी ग्लोई स्किन हमेशा लगती है. नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उसकी वजह से ही होता है. ऑब्वियसली दे टेक गुड केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स ऑल्सो. उनका लाइफस्टाइल, स्किन केयर रूटीन, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट. बट दिस एक्ट्स लाइक चेरी ऑन द टॉप, enhancement है बेसिकली. बिफोर वी मूव टू द डर्मेटोलॉजिकल टॉपिक्स, जो प्रॉपर स्किन केयर की जो रेगुलर प्रॉब्लम्स होती है जी, हेयर केयर इज अनदर थिंग. बहुत बड़ा इशू है जी. तो बालों का झड़ना एक बहुत बड़ा नाइटमेयर होता है सभी के लिए, और ऑब्वियसली ये लड़कों में ही ज़्यादा होता है जी. बिकॉज ऑफ आवर हार्मोन्स एंड क्रोमोसोम्स की वजह से. तो ये जो हम ट्रांसप्लांट है, ट्रांसप्लांट में भी बहुत मिक्स वो आती है कि ट्रांसप्लांट सेफ है नहीं है. कुछ लोग कहते हैं कि यार मैंने ट्रांसप्लांट कराया, कुछ नहीं फ़ायदा हुआ. कुछ लोगों के बहुत बाल आ जाते हैं या लगता है कि सारा कुछ सही हो गया. तो ये डिफरेंस क्यों है? सबसे पहले अगर कोई पेशेंट आता है हमारे पास ट्रांसप्लांट के लिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो सूटेबल कैंडिडेट है कि नहीं. तो पेशेंट सिलेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर मैं बहुत टेक्निकली नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा बिकॉज बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है हेयर ट्रांसप्लांट. बट लेमैन को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली हम ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं कि डोनर एरिया, जो सिर के पीछे वाला हिस्सा होता है, ये डोनर एरिया होता है. सो सबसे पहले तो अगर पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उसका डोनर एरिया हेल्दी है कि नहीं, जहाँ से हमने बाल निकाल के उस जगह लगाने हैं जहाँ बाल नहीं है. ठीक है. अगर किसी का डोनर एरिया ही वीक है या हेल्दी नहीं है और आप उसका ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसको वैसे रिजल्ट्स ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे. सो ऐसे पेशेंट्स को हम नहीं एंटरटेन करेंगे, बट परहैप्स कोई और सो कॉल्ड क्वैक में एंटरटेन सच अ पेशेंट, और उस केस में फिर ऑब्वियसली उनको रिजल्ट जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा. सो दैट इज़ वाई ट्रांसप्लांट में फेलियर रेट है. बट अगर पेशेंट सिलेक्शन अच्छी है, डोनर एरिया अच्छा है, करने वाला डॉक्टर ट्रेंड है, तो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर एंड इट हैज़ अमेजिंग रिजल्ट्स. बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. इन जनरल अगर किसी कोई हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवा रहा एंड कोई भी 20s में हो, 30s में हो, वो अपने बालों का कैसे ध्यान रख सकता है? 70% ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. हाँ जी. तो प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारी डाइट का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो योर प्रोटीन इनटेक शुड बी ऑन पॉइंट. सो हमारी जो इंडियन डाइट है वो बेसिकली एक कार्ब रिच, फैट रिच डाइट है, और इसमें प्रोटीन कंटेंट नेचुरली बहुत कम है. तो मोस्ट इंडियंस आर लैकिंग इन प्रोटीन. तो प्रोटीन इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है. विटामिन डी
बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर हेल्थ के लिए। विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होना, आपका आयरन या फेरिटिन कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये 4-5 पैरामीटर्स हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन इनटेक, विटामिन D3, विटामिन B12, आयरन, फेरिटिन, योर हीमोग्लोबिन। सो आपकी अगर ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी, आपकी प्रोटीन इनटेक अच्छी होगी, आपकी स्लीप अच्छी होगी, आपका हाइड्रेशन अच्छा होगा, तो इन मोस्ट केसेस वेयर द हेयर लॉस इज नॉट जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट जिस एज ग्रुप की आप बात कर रहे हैं 20s 30s, तो उसमें अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है और इन चीज़ों का आप ध्यान रख रहे हो तो आपकी हेयर हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बट अगर जेनेटिक है हेयर लॉस, जिसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं या मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं, उसमें यू हैव दैट जीन जिसकी वजह से देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसकी मात्रा आपके खून में बड़ी होती है, जिसकी वजह से आपकी हेयरलाइन रिसीड कर जाती है, जिसको हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस या गंजापन बोलते हैं। तो उसके लिए फिर मेडिसिन ऑब्वियसली पेशेंट को देनी पड़ती हैं, जैसे मिनॉक्सिडिल हो गया, फिनिस्ट्राइड हो गया, बायोटिन सप्लीमेंट्स हो गए। सो दैट इज अ प्रोसेस वेयर यू कैन डिले द इनएविटेबल। मेरा बोलने का मतलब है कि गंजापन तो आएगा ही, उसको हम इन दवाइयों से और अपने लाइफस्टाइल से थोड़ा डिले कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली क्योंकि वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है तो वो होगा, बट उसको हम डिले कर सकते हैं थ्रू मेडिकेशन। तो जिस पेशेंट को 5 साल में ट्रांसप्लांट की नौबत पड़ सकती थी, वो उसको डिले करके 10-12 साल तक कर सकता तो है। जैसे फॉर एग्जांपल कई ऐसे केसेस होते हैं जिनके फादर बॉल्ड है, बट उनके बाल ठीक रहते हैं एंड तक, तो वो क्या मटर्नल जीन्स लेते हैं? जी, वो जेनेटिक, दैट इज जेनेटिक लक, ओके। तो वो जीन उनमें रिसेसिव रहेगी। रिसेसिव मतलब मैनिफेस्ट या एक्सप्रेस नहीं हुई। सपोज आप किसी फैमिली में ले लो, 3 सिबलिंग्स हैं या 3 भाई बहन हैं, उनमें एक भाई गंजा है, एक के बाल पूरे हैं। आप अनिल कपूर को देख लीजिए, आप बोनी कपूर को देख लीजिए। सो इस एक में वो जीन मैनिफेस्ट होगी, दूसरे में नहीं हुई। सो बट वो जीन पूल में वो जीन है, तो हो सकता है कि आगे आपके ऑफस्प्रिंग में किसी को वो आ जाए। तो इवन इफ यू हैव अ स्कैल्प फुल ऑफ हेयर, तो हो सकता है आपकी नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग में किसी एक बच्चे के बाल कम हो। सो अगर वो रिसेसिव जीन है तो वो आपके जीन पूल में है, तो बेशक आप में मैनिफेस्ट नहीं कर रही है, बट आप में वो है, आप वो ट्रांसफर कर रहे हो उसको आगे। अब इस वजह से जब बाल लोगों के कम होते हैं या झड़ने शुरू हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत हिलता है। जी बिल्कुल। तो मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट होती है। मेंटल हेल्थ बहुत जी, इफेक्ट होती जी। है। ओवरऑल अगर हम देखें, जैसे कुछ लोग एम्ब्रेस कर लेते हैं एंड दे वो जेसन स्टैथम स्टाइल बना लेते हैं, ये वो सब हो जाता है, तो बट अ लॉट ऑफ पीपल दे गो इनटू अ डिप्रेशन या फिर कॉम्प्लेक्सेस में चले जाते हैं। बिल्कुल। एंड एक सोसाइटल शेमिंग भी बहुत होती है बहुत। कि सीधा हम बोल देते हैं ये तो गंजा है, ये जी। कुछ और बोल देते हैं। जी। तो इस केस में आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे कि अगर किसी के बाल नहीं है तो पहली बात तो उसका कसूर नहीं है कि वो जेनेटिक है, जैसे आपने बोला कि जी। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जी। तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जी। तो उस केस में वो अपना कॉन्फिडेंस कैसे हाई रखें और उसको कैसे एक्सेप्ट करें? ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो आपने छेड़ा है। इनफैक्ट इस पे एक मूवी भी बनी है, और जो इसमें लीड एक्टर है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है स्कूल का, आयुष्मान खुराना। यस यस सो यस देयर वाज अ मूवी कॉल्ड बाला ऑन द यस। सेम टॉपिक। हाँ 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 हाँ। ठीक है, ही डज एवरीथिंग टू गेट हिज हेयर बैक बिकॉज ही वांट्स टू विन द हार्ट ऑफ अ गर्ल। सो ये एक बहुत, आप सोच रहे हैं अगर बॉलीवुड में ये मूवी बन रही है इस पे, तो ये कितना बड़ा इशू होगा, और इट इज़ अ ह्यूज इशू। सी, जैसे आपने बोला, कई केसेस में हम लाइफस्टाइल से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट कई केसेस में यू कांट हेल्प इट, वो जेनेटिक है, ठीक है। तो इसमें पेशेंट काउंसलिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो खाली एज अ डॉक्टर मैं नहीं कर सकता, एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, एज अ वेल विशर और एज अ फ्रेंड, आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी को बॉडी शेम ना करें, या किसी को ये ना बोलें कि तू गंजा है या तू ये है, बिकॉज इट लीव्स अ डीप इम्पैक्ट ऑन द साइकी ऑफ सच अ पेशेंट। वो मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट हो जाती है। तो हमारे पास बहुत ऐसे यंग पेशेंट्स आते हैं, 17-18 साल के लड़के आते हैं जिनके बाल इतने कम हैं भी नहीं,
बट उनको आसपास के लोगों ने बोल बोल के, उनके फ्रेंड्स ने, उनके पेयर्स ने, उनके रिलेटिव्स ने बोल के उनको इतना कॉम्प्लेक्स दे दिया है. देयर वाज अ केस इन पॉइंट जिसका एक लड़का है जिसका हमने ट्रांसप्लांट रिसेंटली किया है. बहुत काउंसिल करने की उसको कोशिश करी बट ही वुड नॉट अग्री. इट बिकेम अ ह्यूज इशू फॉर हिम. तो अल्टीमेटली हिज पेरेंट्स सेड कि आप कर दीजिए, इट डजंट मैटर, बिकॉज इसके लिए इससे इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है अभी लाइफ में. मतलब बालों उसके से इम्पोर्टेंट. आपके हिसाब से ठीक था, इतनी ज़रूरत नहीं थी? हाँ, बट वो मेंटली इतना इफेक्ट हो चुका था कि उसको और बाल चाहिए थे, यू नो, टू हैव दैट कॉन्फिडेंस टू मूव अराउंड इन सोसाइटी. अदरवाइज ही वुड ऑलवेज वेयर अ कैप एंड गो अराउंड. सो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है. और आई थिंक फिजिकल अपीयरेंस इम्पॉर्टेंट है हर इंडिविजुअल के लिए, बट इट इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट शुड मैटर इन आवर सोसाइटी. आई थिंक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वन इज़, वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो वो, ऑल्दो मैं ऐसी ब्रांच में हूँ जहाँ मेरा ये जॉब है टू मेक पीपल लुक बेटर, बट आई स्टिल काउंसिल अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, बिकॉज उनके लिए ये बहुत बड़ा मेंटल इशू है. खाली हेयर को नहीं लेके, स्किन को भी. अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स come to me with acne issues, with pigmentation issues, and there are also patients जो अच्छे वाले हैं, but they still, even a minute एक छोटी सी pigmented spot उनको bother करने लग जाता है कि उनका बाकी का फेस इतना अच्छा है बट वो स्पॉट जब तक जाएगा नहीं उनको शांति नहीं मिलेगी. तो उनको मेंटल काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है. कई लोग बिल्कुल अच्छे हैं जिनको डिस्मॉर्फोफोबिया बोलते हैं कि डिस्पाइट looking very good, they would still view themselves in the mirror as someone who's disfigured. वो तो mental issue ही है. वो as a dermatologist वो मैं ठीक नहीं कर सकता. तो ऐसे patients को we have to refer them to a psychiatrist. ठीक है. But मतलब overall चाहे वो बाल हो या skin हो, ये बहुत important है आउटलुक के लिए किसी भी ह्यूमन बीइंग की. बट ये अकेली यही चीज़ें नहीं हैं जो मैटर करती हैं, और बहुत चीज़ें हैं जो एज के साथ ठीक हो जाती हैं. टीनेजर्स, देयर इज़ हार्मोनल फ्लक्चुएशंस व्हिच आर हैपनिंग. एक्ने फॉर एग्जांपल हर एक कोई होता है. तो उसको इतना बड़ा इशू नहीं बना लेना चाहिए कि आपकी डेली रूटीन, आपकी स्टडीज़, आपका लाइफस्टाइल, आपकी रिलेशनशिप्स इफेक्ट हो जाएं उसकी वजह से. तो उसके लिए भी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऐसे पेशेंट्स को मैं बताता हूँ कि ये टेम्परेरी फेज है, अल्टीमेटली आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे. फर्क नहीं पड़ना चाहिए दुनिया क्या कह रही है, क्या नहीं, इट शुड नॉट बिकम सच एन इशू कि आप अपनी डेली रूटीन को सैबोटाज कर दो उसके पीछे. मैं इसी पे ना, मेरा एक फ्रेंड है, इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड, हिज नेम इज प्रणव. प्रणव देखेगा भी अभी. तो ही जब उसके बाल झड़ रहे थे, ही रियलाइज्ड, और उसकी वही अगेन जेनेटिक थिंग वाज देयर एंड ही वाज एक्सेप्टिंग दैट. ही एक्सेप्टेड इट सो ग्रेसफुली. और अभी उसकी फोटो यहाँ पे लगाना, अभी मैं फोटो दूंगा. ही लुक्स वेरी हैंडसम बॉल्ड, और वो अच्छा लगता है, और वो पूरा कॉन्फिडेंट है. जैसे कॉन्फिडेंस उसने नहीं हिलने दिया बिल्कुल भी. और उसका कॉन्फिडेंस हाई है तो पीपल फाइंड हिम, उसको दिखता ही नहीं है उसके बाल नहीं है. बिल्कुल, ये एक चीज, एक बहुत बड़ा एग्जांपल है. एंड ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं. हाँ जी, ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं. बिल्कुल. yes. और ऐसा ही होना चाहिए. अनुपम खेर हो गया. आई मीन देयर सो मेनी अदर एग्जांपल्स. ऐसी हर फील्ड, हर स्फेयर में होते हैं. आई मीन सी, हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस या ओपिनियन होता है ऑफ व्हाट दे वांट, हाउ दे वांट टू लुक. बट ये एंड ऑल एंड बी ऑल नहीं होना चाहिए. किसी की आइडेंटिटी उस पर बेस नहीं होना चाहिए कि वो कैसा दिखता है. ये एक जनरल प्रिंसिपल होता है लाइफ में. जी. एज ह्यूमन बीइंग्स वी परसीव समवन एज एज सून एज समवन एंटर्स द रूम, तो हम उसको टॉप टू बॉटम देख के एक परसेप्शन माइंड में क्रिएट कर लेते हैं जो कि गलत है. सो आई थिंक सोसाइटी में मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है. दिस इज अ ह्यूज मैसेज कमिंग फ्रॉम अ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट. और आपकी तरफ से मैसेज जाना, और इससे अब तो आंखें खुलनी चाहिए. बिल्कुल, बिल्कुल. आई थिंक ठीक है, गॉड ब्लेसेस यू विद व्हाट यू आर बॉर्न विद, ठीक है, बट आई बिलीव कि यू शुड वर्क टुवर्ड्स बीइंग योर बेस्ट वर्जन. आप अपना बेस्ट वर्जन क्या बन सकते हो, आपको उसकी तरफ खुद अग्रसर होना चाहिए, खुद काम करना चाहिए. ठीक है ना. तो चाहे वो आप फिजिकली हो, मेंटली हो,
यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना बेस्ट वर्जन बन जाइए अपने लाइफ स्पैन में, उससे इम्पॉर्टेंट और इससे अच्छी चीज़ और कुछ नहीं है, ठीक है ना। सो यू That's very शुड well यू said. शुड यू शुड वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ, ठीक है। लाइफ इज नथिंग बट ऑर्गेनाइज्ड केओस, दे से, ठीक है। सो Yes, it is. एंड यू हैव टू फाइंड योर पीस इन दैट केओस। अगर आप उसी रैट रेस में लग जाएंगे तो you'll never be at peace. That is what in whatever I know in life, that is No, what I this feel. is totally what I relate with. कि हमें अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहिए हाँ, और and stop looking at people what around you. others are doing. Yes. So if you're able to become your best version, I think वो सबसे बड़ी achievement है लाइफ की। और वो मतलब वो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेपर में आपका नाम आया या आपकी फ़ोटो छपी है, बट आपको खुद ही पता लग जाएगा कि यू नो आई दिस इज़ द बेस्ट दैट आई कैन अचीव फॉर माई सेल्फ, चाहे वो फिजिकली हो या वो मेंटली हो। What I can do as well. यस। मोस्ट कॉमन डर्मेटोलॉजिकल क्लिनिकल जो प्रॉब्लम कौन सी आपके पास आती है क्लिनिक? वी डिस्कस्ड अ कपल, एक्ने है, पिगमेंटेशन है, हेयर फॉल है। एक्ने ज्यादा लड़कियों में होती है हाँ, it is genetically more common in females than in because males. of hormones. Yes, because of hormones. Hormonal fluctuations ज़्यादा होती हैं girls में as compared to guys. Pigmentation is another thing. Pigmentation again, new mothers में pregnancy mass बोलते हैं उसको, क्लोएज़मा या मेलाज़मा बहुत common है। जी जी. Then hirsutism is a problem again because of hormonal issues. PCOD एक बहुत बड़ा issue है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, उसकी वजह से फीमेल्स हैव एक्ने, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, जिसकी वजह से उनको लेज़र करवाना पड़ता है, लेज़र हेयर रिडक्शन। सो वो आजकल लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ की वजह से PCOD बहुत कॉमन है। 7 out of 10 फीमेल्स हैव PCOD, उसकी वजह से एक्ने, हर्सुटिज्म होता है। सो दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल, योर मेंटल हेल्थ। सो अल्टीमेटली आपकी स्किन इज़ रिलेटेड टू हाउ सीरियस यू आर अबाउट योर लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल का इन्फ्लुएंस बहुत स्किन डिजीज़ में है, तो इसीलिए मेंटल हेल्थ, लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऑब्वियसली इसका ट्रीटमेंट है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। बट PCOD, मैंने PCOD का नाम इसलिए लिया बिकॉज आजकल ऑल्दो इट्स अ गायनेकोलॉजिकल इशू, बट बहुत कॉमन है और उसकी वजह से बहुत स्किन इश्यूज हैं फीमेल्स में। Yes. क्योंकि इसमें जैसे facial hair and then Acne, pigmentation, yeah, that's very huge and उससे भी कोई confidence उनका down होता है and Correct. multiple things. Correct. when men come उनका सबसे common क्या क्या problems आते Hair is the biggest issue with men. हैं? Okay. I think that bothers them the most. सबसे ज़्यादा if you talk about men, so common is hair fall or hair loss or thinning. So वो सबसे biggest concern है, but आजकल तो बहुत awareness हो गई है, so for cosmetic reasons also they come for Botox and fillers as well. Otherwise other common seborrheic dermatitis, dandruff बोलते हैं जिसको, psoriasis very common now, vitiligo. Psoriasis बहुत common हो गया ऑफ लेट बिकॉज पहले यूएस में ज़्यादा हम सुनते थे या फिर यूरोप में ज़्यादा सुनते थे कि psoriasis लोगों को ज़्यादा हो रहा है बट नाउ इन इंडिया आई एम फाइंडिंग व्हेन आई मीट 10 पीपल एटलीस्ट 10 में से एक तो होता ही है या डिजीज बर्डन psoriasis का बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। psoriasis बहुत बहुत टाइप्स का होता है। psoriasis में बेसिकली क्या है कि जो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, जो टॉप लेयर ऑफ स्किन का होता है, वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से थिक पैचेस बन जाते हैं, स्केल्स बन जाते हैं। और ये किसी भी बॉडी पार्ट पे, मोस्ट कॉमनली एल्बोज, नीज, ट्रंक पे होता है, स्कैल्प पे बहुत कॉमन होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो एन ऑटो इम्यून कंडीशन। ऑटो इम्यून कंडीशन मतलब ये ट्रिगर आपके अंदर हुई है, आपकी बॉडी के अंदर हुई है। देयर इज नो फॉरेन ट्रिगर टू इट, बट एक बार आप में आ गई है तो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो इसको बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेस बढ़ा सकता है, अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, द काइंड ऑफ वेदर दैट यू हैव अराउंड यू, ये सब चीज़ें इसको लेटर ऑन इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। आप ऑफ कैमरा आपने एक चीज़ बताई थी कि आपको अपने ट्रिगर आइडेंटिफाई करने इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको भी psoriasis हो। करेक्ट। एंड psoriasis का ट्रीटमेंट है? बिल्कुल है। सो फॉर एनी ऑटोइम्यून कंडीशन देयर इज अ रूल, इट कैन बी कंट्रोल्ड टिल इट इज क्योर्ड। ओके, सो अगर some dermatologists are very direct,
ऑन द फेस, जो पेशेंट को बोलते हैं कि आपका इसका क्योर ही नहीं है, ऐसा गलत है। सी समवेयर दे आर राइट व्हेन दे से इसका क्योर नहीं है, बिकॉज आप इसको आपके सिस्टम से हम एलिमिनेट नहीं कर सकते चाहे कोई भी मेडिकेशन दे दें, बिकॉज इट इज़ ऑटो इम्यून, इट इज़ इनहेरेंट टू योर सिस्टम। The immune system is working against you. यस यस। तो बट आप इसको इतना कंट्रोल कर सकते हैं दैट द पेशेंट थिंक्स दैट ही इज क्योर्ड। तो बहुत आजकल तो सोराइसिस में बहुत एडवांसमेंट आ चुकी है, एंड इट कैन इजीली बी कंट्रोल्ड टू द एक्सटेंट दैट द पेशेंट थिंक्स इट्स क्योर्ड। इसमें सोसाइटीज बन चुकी, फाउंडेशंस बन चुकी बिल्कुल बिल्कुल। एंड देयर आर टॉक ग्रुप्स बहुत रिसर्च हो रही है इस पे, और बहुत अच्छे मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं, बहुत बायोलॉजिकल्स आ चुके हैं, एंड दे आर वेरी इफेक्टिव। सोराइसिस से सोराइटिक अर्थराइटिस बनता है, चेंजेस इन द जॉइंट्स जिसको हम सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। क्योंकि अभी वर्ल्ड सोराइसिस डे निकला है। जी। तो कोई भी जो सोराइसिस से अभी जूझ रहा है, या चाहे वो इनिशियल स्टेज पे हो या लेटर स्टेज पे हो, उनके लिए उनको किन किन चीज़ों का एक जनरलाइज क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सी सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी भी सोराइसिस पेशेंट अगर वो बॉडी पे है सोराइसिस, तो आई थिंक मॉइस्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चर कंटेंट स्किन का मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है सोराइसिस में, सबसे इम्पॉर्टेंट वो है। बाकी ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करना, जैसे अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, स्ट्रेस, दीज आर ऑल ट्रिगर्स जिसकी वजह से फ्लेयर अप्स होते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है आप यू विल बी सरप्राइज्ड कि 60-70% लोगों को पता ही नहीं है कि उनको सोराइसिस है। दे टेक इट कैजुअली कि एक्जीमा हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया। ये कैसे होता है कि जब पता ही नहीं चलता? मतलब क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट ही नहीं करते। कई बार किसी अपने लोकल डॉक्टर के पास जा चले गए जिसको हु इज़ नॉट अवेयर, उसने कोई एक्जीमा के लिए मेडिकेशन दे दी। कई लोग तो रिंग वर्म ही समझ लेते हाँ, हैं। कई लोग फंगल इन्फेक्शन, बिकॉज सर्टेन पैचेस फंगस की तरह दिखते हैं। कई लोग स्कैल्प सोराइसिस होता है पर उसको वो डैंड्रफ समझते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते, ओवर द काउंटर शैम्पूज यूज़ करते रहते हैं, केमिस्ट से कुछ ले लिया, तो वो अनडायग्नोज चले जाते हैं और इतने लंबे समय तक अनडायग्नोज रहते हैं कि फिर उनको ट्रीट करना, उनको काउंसिल करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक मैं आई वुड वांट कि पीपल छोटे से छोटे इशू के लिए भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे शुड बी हाइपोकॉन्ड्रियाक्स। हाइपोकॉन्ड्रियाक्स का मतलब है आपको कुछ है भी नहीं फिर भी आप डॉक्टर के पास उठ के जा रहे हो। बट अगर आपको ऐसा कोई इशू है जो परसिस्टेंट है, जो नॉर्मल नहीं है, तो आप प्लीज़ जाके, अगर स्किन का इशू है तो स्किन स्पेशलिस्ट को पक्का दिखाइए। हो सकता है कि जो आपको माइनर लग रहा हो वो शुरुआत हो फॉर एन ऑटो इम्यून कंडीशन लाइक सोराइसिस। तो जितनी जल्दी उसको पकड़ लेंगे, जितनी जल्दी ट्रीट कर लेंगे, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। जैसे आपने सोरियाटिक आर्थराइटिस के बारे में बात करी, वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग कॉम्प्लिकेशन है ऑफ अनट्रीटेड सोराइसिस। सो इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्रॉनिक कंडीशन और ऑटोइम्यून कंडीशन, चाहे वो सोराइसिस हो, विटिलाइगो हो और अदर ऑटोइम्यून कंडीशंस विटिलाइगो हो। किस वजह से? मेलानिन कम होता है स्किन? सो विटिलाइगो, जिसको हम फुलवेरी भी बोलते हैं, ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है और एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है। सो बिकॉज ये एक ऐसी कंडीशन है जो आप छुपा नहीं सकते सोसाइटी से, एंड जैसी सोसाइटी में हम रहते हैं इट्स वेरी अनफॉरगिविंग एंड ऑब्वियसली इट इज़ अ ह्यूज सोशल स्टिग्मा। तो विटिलाइगो के लिए भी मैं ये बोलूँगा कि अगर छोटा सा भी आप डीपिगमेंटेड या वाइट या सफ़ेद दाग या पैच आप बॉडी पे देखते हैं तो उसको इग्नोर ना करें, चाहे वो छोटी से छोटी एज पे भी आए, बिकॉज इनिशियल स्टेजेस में विटिलाइगो कंट्रोल कर सकते हैं हम विद मेडिकेशन। और अगर आप उसको इतना बढ़ने दें कि वो अनस्टेबल हो जाए तो फिर उसको कंट्रोल और ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। बट ऐसे बहुत केसेस हैं जो मेरे पास भी आए हैं जो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, जिनके बिल्कुल ठीक हो पैचेस चुके हैं। बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। बट ऑब्वियसली वो एक इनिशियल स्टेज पे आए थे जहाँ उनको ट्रीट करना पॉसिबल था। सो विटिलाइगो इज़ अ कंडीशन जिसको सीरियसली लेना चाहिए। अगर किसी को कोई सफ़ेद पैच या दाग है बॉडी पे, उसको सीरियसली लेना चाहिए, उसको एग्जामिन कराना चाहिए, क्योंकि उसके डिफरेंशियल्स बहुत हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब उसके जैसे दिखने वाली और भी स्किन की कंडीशंस हैं जो लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इट इज़ बेटर टू विजिट अ स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, दिखाएं, एग्जामिन करवाएं, डायग्नोज करवाएं। अगर विटिलाइगो है तो तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करें, और मेडिकेशन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिसकी वजह से विटिलाइगो रिवर्स हो सकता है, बिल्कुल ठीक भी हो सकता है। वाओ, हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल।
जैसे एक मिथ है विटिलाइगो में कि फिश के बाद आपने दूध पी लिया। बहुत बड़ा, बहुत पुराना मिथ है, बट इट इज़ नॉट ट्रू। इट इज़ नॉट ट्रू, नो राइट? नो, एब्सोल्युटली नॉट। स्किन को लेके कुछ मिथ बस्टर्स चाहिए आपकी तरफ से, मतलब टॉप 5 मिथ बस्टर्स कि स्किन को लेके जो हम करते हैं, स्किन की केयर को लेके या स्किन हेल्थ को लेके। सी, टॉप 5 टिप्स मैं बता सकता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई स्किन के रेजीम में कोई प्रोडक्ट है तो वो है एक सनस्क्रीन। तो हम एंटी एजिंग की तरफ बहुत भाग रहे हैं आजकल, तो एंटी एजिंग प्रोडक्ट सबसे बड़ा बड़ा सनस्क्रीन ही है, क्योंकि हमारी देखो एक एज रिलेटेड एजिंग तो होती ही है फेस पे, और सबसे बड़ा कारण एजिंग का है सन एक्सपोजर, यूवी लाइट एक्सपोजर। इन लाइट्स, ये लाइट्स भी फोटो एजिंग करती हैं स्किन पे। सो वेयरिंग अ सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट एक सनस्क्रीन यूज़ करना है, सबसे पहला टिप वो। सेकंड, यू कैनॉट हैव गुड स्किन विदाउट हैविंग अ गुड सिस्टम, जिसकी जिसकी हमने पहले बात करी। सो गुड लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट्स तो मैं आपको 10 बता दूंगा, बट लाइफस्टाइल वो आपके हाथ में है, ठीक है ना? सो अगर इफ़ यू वांट गुड स्किन, यू शुड हैव अ नॉट जस्ट अ गुड स्किन केयर रूटीन बट अ गुड लाइफ रूटीन। So lifestyle modification is very important. Good sleep, good hydration, good nutrition goes a long way in giving you good skin. तो प्रोडक्ट वाइज सनस्क्रीन हमेशा यूज़ करें। बेसिक स्किन के रेजिमेन में एक क्लेंजर आता है, एक टोनर आता है, एक मॉइस्चराइज़र आता है और एक सनस्क्रीन आती है। मजॉरिटी पॉपुलेशन अगर ये भी चीज़ें यूज़ कर लें तो उनकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा है। क्लेंजर, टोनर, टोनर, मॉइस्चराइज़र एंड अ सनस्क्रीन, सनस्क्रीन, ये 4 प्रोडक्ट यूज़ कर लें, मोर देन इनफ है। ये बोथ मेन एंड वुमेन। बोथ मेन एंड वुमेन। और अगर आप बाकी चीज़ों की बात करें, चाहे वो विटामिन सी हो, रेटिनॉल हो, हाइलुरोनिक एसिड हो, दीज आर एडिटिव्स, दीज विल ऐड टू वट एवर यू यूजिंग बेसिकली। तो हाइलुरोनिक एसिड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ मोर लाइक अ मॉइस्चराइजर बट इट मेक्स योर स्किन लुक ग्लोई, ड्यूई, प्लम्प। उसका स्किन का टेक्सचर और टोन बेटर करने में हेल्प करता है, बट ये भी हर स्किन टाइप में आप नहीं दे सकते। जिसको ऑलरेडी एक्ने, ऑयली स्किन है, उसमें आप हाइलुरोनिक एसिड नहीं देंगे। सिमिलरली विटामिन सी आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को स्किन में कम करता है, ब्राइटनेस देता है, बट अगेन इन सर्टन केसेस वो पर्जिंग कर सकता है या एक्ने बढ़ा सकता है। तो एक वन स्किन रूल फॉर ऑल नहीं अप्लाई करता, एक्सेप्ट फॉर दीज 4 प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताया, वो हर कोई यूज़ कर सकता है। बट रेटिनॉल, विटामिन सी, नायासिनामाइड, अल्फा ब्यूटेन, ये सब चीज़ें जो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत पॉपुलर हो रही हैं, या ग्लूटाथियोन, ये हर एक को बिना कंसल्टेशन के यूज़ नहीं करनी चाहिए। इट इज़ नॉट मेंट फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ओके। यू शुड ऑल्सो, ये इनको यूज़ कैसे करना है आपको पता होना चाहिए। रेटिनॉल कैसे लगाना है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइमिंग क्या है। तो उसके लिए इट इज़ बेटर टू ऑलवेज कंसल्ट अ स्किन डॉक्टर इन पर्सन एंड आस्क देम कि हम ये शुरू करना चाहते हैं तो करें या ना करें। अगर करें तो क्या, कौन सा, कितनी परसेंटेज वाला शुरू करें, क्या स्ट्रेंथ शुरू करें। तो ये सब चीज़ें इट्स बेटर कि वी डोंट जनरलाइज इट, बिकॉज जनरलाइज करते हैं तो प्रॉब्लम बन जाती है। अगर मैं आपके प्लेटफॉर्म पे कह दूं कि हर एक को रेटिनॉल लगाना चाहिए, जो कि गलत है, तो वो इट सेंड्स अ रॉन्ग मैसेज एंड देन पीपल स्टार्ट रनिंग आफ्टर रेटिनॉल विदाउट इवन नोइंग व्हाट रेटिनॉल इज। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक स्किन केयर हर एक को करना चाहिए। इन एडिशन, जो इन चीज़ों के लिए यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर स्किन डॉक्टर एंड नो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप आपको कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा या कौन सा नहीं करेगा। यू शुड नेवर एक्सपेरिमेंट विद योर स्किन। हम सोशल मीडिया पे जब जाते हैं तो हर तीसरी चौथी रील में स्किन केयर होता है। स्किन केयर होता है। जी जी जी। प्लस क्या होता है कि मेकअप भी बहुत ज़्यादा उसमें जैसे बिफोर एंड आफ्टर दिखाया जाता है। तो ये जो जब मेकअप किया जाता है, लाइक फॉर स्पेशली ऑब्वियसली वुमेन डू मेकअप, लड़के आई एम नॉट श्योर करते हैं नहीं, मतलब मेरे सर्कल में मैंने कम देखे हैं, बट हो सकता है करते हो। तो ये जो मेकअप करते हैं, ओवर मेकअप, उसका क्या इफेक्ट आता है स्किन पे? Obviously, it clogs your pores, acne हो सकता है, स्किन रिएक्शंस, डर्मेटाइटिस, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। इसकी मेकअप वेयर करना बुरा नहीं है। एक तो क्या मेकअप या क्या क्या बीबी क्रीम आपको सूट कर रही है वो आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली,
you should always, especially for females, like I tell them, a lot of females get acne because वो makeup remove ढंग से नहीं करते हैं before sleeping. So removal of makeup is very very important. You know, double cleansing, using a micellar water or gel करके आप पूरा makeup उतार के सोएं so that your skin can breathe. Okay, your pores don't get blocked, you don't get comedones or acne, or you don't get skin rashes. ये बहुत important है. Makeup भी अगर हर एक की प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट या पर्सनल या सोशल लाइफ अलग होती है. कई देर आर सर्टन इंडिविजुअल्स हु हैव टू वेयर मेकअप मोर ऑफन देन अदर्स. सो वेयर समथिंग विच इज स्किन फ्रेंडली, विच सूट्स योर स्किन, and always as a rule get rid of all the makeup before you go to bed. Don't sleep with makeup on. वाह, बहुत मज़ा आ रहा है. बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही हैं. एंड एक हेल्थ मंत्रास, क्योंकि यू आर योरसेल्फ अ रनर, मैराथन रनर, स्विमर, अभी यू आर प्लानिंग टू डू बिगर थिंग्स एज वेल. तो एंड आप फिट रहते हैं. तो ये फिट रहने से ये जो आपकी स्किन पे ग्लो है, ये फिटनेस की वजह से है? आई थिंक मेजॉरिटी. ओके. आई थिंक मेजरली जो मैंने बोला, बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, मेरा मंत्रा लाइफ में यही है. That is what I propagate. I think if you work on yourself and work towards that goal of becoming your best version, ठीक है, अगर आप वो ही कर लो तो उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है. About skin glow, I think like I told you, I think हम तीसरी बार ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप internally आपका सिस्टम अच्छा है तो it shows on your skin also. Like I met you, I told you when I saw you today that you've become fitter, your skin is looking good. It is a byproduct of what you do for yourself. ठीक है? Your skin is also part of your system. Like we said, it is the largest organ of your body. तो अगर अपनी बॉडी और अपने माइंड का ध्यान रख रहे हैं, 4-5 किलो तो इसी का भार होता है. तो आपकी स्किन ऑब्वियसली बेटर हो जाएगी. So yeah, I myself also propagate that. Unfortunately हमारी फील्ड में डॉक्टर्स ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं, अनहेल्दी होते हैं इंडिया में. Although they propagate good health, but I think you should be a good example for people to follow you. So I believe in that. And कोई भी स्किन का पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अगर मुझे लगता है कि उसको ज़रूरी है तो पक्का काउंसल करता हूँ. बहुत ज़रूरी है. स्किन के रूटीन बताना और दवाइयाँ बताना तो ज़रूरी है, पर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी उतना ही ज़रूरी है. अब जाते जाते आपसे एक हेल्थ मंत्रा मुझे चाहिए. हाँ जी. सिंस लास्ट 2 years ग्रेइंग हो गई है बियर्ड में जी. तो अब कहने को सॉल्ट एंड पेपर लोग सब बोल लेते हैं, सब कुछ बोल लेते हैं, बट ग्रेइंग हैड बीन वेरी फ्रीक्वेंट इन द लास्ट 2 years itself. दो आई डोंट हैव ग्रे हेयर इन माय, बालों में नहीं है, सिर के बालों पे नहीं है, पर यहाँ है. ये किस वजह से हुआ होगा? सी प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, इसको हम कैनाइटिस बोलते हैं. आपकी खैर प्रीमेच्योर ग्रेइंग हम नहीं बोल सकते. I'll be 38 in करेक्ट. सो दिस इज नॉट प्रीमेच्योर ग्रेइंग. बट जो आपका इशू है वो आजकल बच्चों में बहुत है. Kids 10, 12, 15, 18 have a crop full of gray hair. So iska is definitely related to stress, pollution, bad eating habits, no specific time to sleep, and also there's a deficiency of calcium pantothenate, which is primarily the trigger for premature graying of hair. Calcium pantothenate. Calcium, not the regular calcium that we take, calcium pantothenate. तो उसके लिए सप्लीमेंट्स आते हैं लगाने वाले भी. देर आर सेरम्स नाउ अवेलेबल. बट अगर आप मुझे पूछो तो क्यूमुलेटिवली जेनेटिकली पुअर लाइफस्टाइल, नॉट इन योर केस बिकॉज योर्स इज नॉट प्रीमेच्योर ग्रेइंग, बट पुअर लाइफस्टाइल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर. जो प्रीमेच्योर है वो किस एज से पहले प्रीमेच्योर को बोला जाता है? सी आप above below the age of say 30, you can call that premature graying of hair. Below 30. Below 30. अच्छा. So my hair started getting ये जो भी salt and pepper when I turned 36. तो उसके बाद एकदम से होने शुरू हुए. So this is not premature graying of hair. But another thing what I've noticed is पिछले 2 महीने से जब से मैंने खाना पीना अच्छा किया है, थोड़ा रुक गई है. जी. थोड़ा लग रहा है कि उतना नहीं हो रहा. So yeah, metabolic factors, your health is very important. Like I told you, I mean this is getting repetitive, but I can't stress this enough.
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी हेयर हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो बच्चे आते हैं उनमें से जेनेटिक फैक्टर भी होता है, कई लोगों के पेरेंट्स की टेंडेंसी होती है प्रीमेच्योर ग्रेइंग की, तो उनमें भी आप कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बट बहुत बच्चे ऐसे दिखते हैं हु आर वेरी अनहेल्दी। उनमें आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत कॉमन है। अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन हु हैव चाइल्डहुड ओबेसिटी आल्सो हैव प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल, बैड ईटिंग हैबिट्स। तो आई ओपनर। यस, डेफिनेटली। और एक हेल्थ मंत्रा फॉर एवरीवन टू कीप हाउ टू कीप द स्किन हेल्दी एंड हैप्पी। I think keep it simple. Don't overcomplicate it. I think स्किन केयर बहुत आसान है अगर आप उसको सिंपल रखें। यूज़ लाइक आई टोल्ड यू, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन यूज़ करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। योर स्किन इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ योर ओवरऑल वेल बींग, सो यू नो एक्सरसाइज, टेक केयर ऑफ योर डाइट, यू नो बी गुड, डू गुड, पॉजिटिव वाइब्स, that's it. और It's अपने not, स्किन डॉक्टर से ही पूछे। yeah, and for all your skin problems, do consult a skin specialist. Do seek an opinion of an expert. That is very important. Thank you so much for your time. Pleasure. And it's been a pleasure. It's been a pleasure for everyone. Thank you for having me here. And Thank you. and I'm sure कि अभी जो इस कमरे में जितने भी लोग बैठे हैं उनके 2-4 सवाल आपसे होंगे कम से कम। बिल्कुल, तो इसके बाद जो everyone's आपको most घेर welcome. लेंगे। बिल्कुल, Thank most you. welcome. We Thank look you. forward to seeing you again. Thank you. Thank you. Pleasure. Thank you, Pleasure. Dr. Sanjay. Thank you so much.